हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। फिर भी चाहे जो भी हो मौसम, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पढ़ाई तो आप सबको करनी ही है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसी के क्रम में आगे आज का जो हमारा विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आप सब देख सकते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित है। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, आप सभी जानते हैं। आप लोग योजना आयोग का नाम सुने होंगे, प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग आप सब जानते होंगे। ये जो सारी संस्थाएं या ये जो सारी प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की, वो क्यों की जाती हैं? क्योंकि सरकार जो है वो हमारे आर्थिक जो पूरी प्रणाली है, जो प्रक्रिया है अर्थव्यवस्था की, उसको नियोजित ढंग से आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है। क्योंकि अगर नियोजित ढंग से ही आगे बढ़ेंगी तभी जाकर के समावेशी विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हो सकेंगी। ठीक है। तो इसी के क्रम में आज का ये हमारा टॉपिक है, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है। तो बात करेंगे कि क्या है महत्व इस टॉपिक का, क्या इससे महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। ओके। यहाँ पर सबसे पहले तो आप सब जान लीजिए कि आर्थिक नियोजन, आप सभी सुने होंगे नियोजन वर्ड को, आप लोग सुने होंगे योजना वर्ड को, लक्ष्य, उद्देश्य, ऐसे सारे जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनको आप आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं। जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते हैं या कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनका अलग अलग मतलब क्या है, इनका अंतर क्या है। ठीक है। तो इसको हम इसमें जानेंगे। उससे पहले आप लोग को पता ही है जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन। ओके, 1 सेकेंड। भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस वर्ड का आर्थिक नियोजन, ये विजिबल होगा आई थिंक आपको अच्छे से। जैसा भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। ठीक है। आर्थिक नियोजन जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका मतलब क्या है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप सभी जानते हैं हमारा जो देश है, भारत, इंडिया, बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। ठीक है। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की, नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है, प्रचुरता है, कोई कमी नहीं है। अगर आप देखिए तो जैसा हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, जैसा हमारे यहाँ का विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि हर एक प्रकार के क्षेत्र हमारे देश में मौजूद हैं, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और हमारे यहाँ जो खनिज हैं वो मतलब काफ़ी प्रचुर मिलते हैं, संसाधनों की काफ़ी अधिकता है, आप सभी जानते हैं।
यही जो संसाधन है, आप सब जानते हैं कि संसाधनों का दोहन, उनका वितरण, उनका यूज़, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनका हम अपने आर्थिक चीज़ों में स्टडी करते हैं, इन्हीं के थ्रू हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, परिचालित होती हैं, ठीक है। तो यही सब पूरी स्टडी है हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि लोगों को लेकर के, संसाधनों को लेकर के क्या सरकार की नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या स्टेप्स होती हैं, ये सारी इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसकी आर्थिक नियोजन की परिभाषा को अगर आप देखें तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर, ठीक है, राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिकताओं के बारे में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप अपने निजी पर्सनल लाइफ को देखिए, ठीक है, या फिर अपने आप परिवार को देखिए। आपके परिवार में 75 काम होंगे, ठीक है, 10 काम होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जिनकी पहली प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, ठीक है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टडी होगी, अपनी पर्सनल लाइफ होंगी, उसमें फैमिली होगी, किसी के साथ आपका लव लाइफ होगा, कुछ भी होगा, एनीथिंग। तो उसमें हर चीज़ का, हर एक चीज़ को अगर आप मिलाकर देखें तो कुछ चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में होंगी, ठीक है। किसी से आपको फ़ोन करके उसका हालचाल लेना आपकी प्रायोरिटी है, नहीं लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में आती हैं। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर भारत के जितने भी संसाधन हैं या देश की जो संसाधन हैं उनका जो वितरण है, उनके वितरण को लेकर के जो पूरी प्लानिंग बनती है, उसी की स्टडी हम आर्थिक नियोजन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा को मैं यहाँ पर आप लोग के साथ लिखती हूँ। इसकी परिभाषा, 1 सेकेंड। ओके, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर देश की संसाधनों का विकास के कार्यों में प्रयोग करना। ये एक बेसिक सी परिभाषा है, बेसिक सा डेफिनेशन है इसका कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर देश की संसाधनों का विकास के कार्यों में प्रयोग करना उस देश की आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो संसाधन है उनका दोहन, उनका उत्खनन, दोहन, उनका जो भी परिचालन है उसे इस तरीके से करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो सके, आधारभूत ढांचे का विकास हो सके, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। ये पूरा इस टॉपिक का तात्पर्य है, उसका अर्थ है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक इसकी परिभाषा को समझने तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विजिबल होगा आप लोग को? नहीं होगा मैं थोड़ा सा इसे इधर कर देती हूँ।
देख लीजिए, ये परिभाषा है इसकी, आप लोग देख लीजिए। जिसे नोट करना हो नोट कर लीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो भले ही आपको पीडीएफ मिलता है, आप सभी जानते हैं पीडीएफ पीडीएफ ही होता है, कौन कितना पीडीएफ पढ़ता है वो आप सब जानते हैं, खुद जानते हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक पेपर पेन, एक कॉपी अपने पास ज़रूर लेके बैठिए। जो भी आपको लगे कि मैं कुछ बता रही हूँ वो इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर नोट करिए। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव ही हैं, तो कोई एक्सटर्नल या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके यूज़ में ना आए, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहें तो वो आप मुझे दे सकते हैं कि मेरे किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो तो कमेंट करिए। जो भी करना हो आपको, जैसे भी किसी भी थ्रू आप उस मुझे मतलब बता सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे, खैर आप इसे देख लीजिए। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे जिस पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, एक तो देखिए जैसे मैंने कहा कि नियोजन, योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या अर्थ है इनका, क्या दो इन सभी में डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नियोजन और योजना में क्या अंतर है, भारत का आर्थिक नियोजन और योजनाएं जो बनती हैं, इन सब चीज़ों में, इन दोनों में क्या अंतर है, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर, कि नियोजन जो वर्ड है, नियोजन एंड योजना, ये दोनों जो टर्म हैं, जो वर्ड्स हैं, इनका क्या डिफरेंस है एक दूसरे से, क्या अंतर है, नियोजन योजना से कैसे अलग है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। ओके, नियोजन योजना से कैसे डिफरेंट है इसको हम समझिए। तो आप सब ये जान ले कि जो नियोजन है, नियोजन ये दीर्घकालिक उद्देश्य होता है, ठीक है, ये दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। और योजना जो है वो अल्पकालिक उद्देश्य होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो आपका लक्ष्य होता है और योजना जो है वो आपका उद्देश्य होता है, ठीक है। आप इसको एक और वर्ड से जान सकते हैं कि नियोजन जो वर्ड है वो एक तरीके की आपका लक्ष्य होता है और योजना जो है वो एक तरीके से आपका उद्देश्य होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बता रही है, मतलब कि उद्देश्य, लक्ष्य, क्या अंतर है इन सब चीज़ों में। तो अंतर है, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ को जानते हो, कुछ लोग शायद ना जानते हो, तो मैं बता रही हूँ, आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। तो अंतर होता है इन सब चीज़ों में, नियोजन दीर्घकालिक उद्देश्य या फिर इसे आप लक्ष्य कहिए, और योजना इसे आप अल्पकालिक उद्देश्य या फिर इसे आप उद्देश्य बोल सकते हैं। नियोजन की जो टर्मिनोलॉजी है वो बृहद है, ठीक है। देश की संसाधनों का जो यूज़ होता है उसे बहुत ही बृहद आगे तक ले जाने की बात की जाती है, ठीक है। अगर कोई भी संसाधन का दोहन हो रहा है तो प्रयास ये होता है कि उसे सस्टेनेबल बनाया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब सतत विकास, यानी कि आप तो यूज करिए ही, आगामी जो पीढ़ियाँ हैं, भावी पीढ़ियाँ जो हैं वो भी इससे उसी प्रकार से यूज कर सके, उनके लिए भी ये उसी प्रकार से उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का लक्ष्य होता है, जैसे आप सतत विकास लक्ष्यों को जानते होंगे। तो
नियोजन का जो तात्पर्य है वो दीर्घकालिक है, वो लक्ष्य को लेकर चलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चलता है, सतत विकास की लक्ष्यों की बात होती है। लेकिन वही योजनाएं जो हैं वो नियोजन या लक्ष्य की जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्राप्ति की एक मार्ग होते हैं, साधन होते हैं, माध्यम होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि विकास के कार्यों में आप देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को आप जानते होंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक आई हैं, उसके बाद से नीति आयोग का गठन हो गया था। आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस क्लास में मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगी ही। तो जैसा कि पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में हर एक योजना का अपना एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि इस पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगर पहली पंचवर्षीय योजना आई, सरकार ने कहा कि हम कृषि क्षेत्र पर फोकस करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, सरकार ने कहा कि हम औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हर एक पंचवर्षीय योजना का सरकार का क्या रहा है कि एक उद्देश्य चला है जिसको सरकार को उस 5 साल में पाना होता है, लगभग जितना उसने कमिटमेंट किया हो या फिर जो भी उसकी रणनीति रही हो, ठीक है। तो योजनाएं जो होती हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करने की, नियोजन की प्रक्रिया को, इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक साधन होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका टारगेट, आपका मेन गोल, आपका लक्ष्य जो है वो है आईएएस बनना, ठीक है। आईएएस बनना चाहते हैं। हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले का एक ही सपना होता है, डीएम बनना, आईपीएस बनना, ठीक है। इससे नीचे कोई सोच के नहीं आता इस लाइन में, सब यही सोच के आते हैं कि मुझे डीएम बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। उससे नीचे तो लोगों को पता भी नहीं होती कि और कौन सी पोस्ट है, कौन सी रैंक पे क्या मिलता है, कोई जानता ही नहीं होगा। बहुत कम ही लोग हैं, सब एक ही चीज़ समझते हैं, वो है डीएम बनना, आईपीएस बनना। यही 2 चीज़ सब जानते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपका गोल है आईएएस बनना, ठीक है। तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि 1 महीना में आपको पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, कवर कर लेना है। दूसरे महीने में आपको इकोनॉमी कवर करना है, तीसरे महीने में आपको ज्योग्राफी कवर करना है, या फिर आप 2-2 विषय को एक साथ लेके चलते हैं कि मैं एक ही दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा और ज्योग्राफी के साथ मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इकोनॉमी ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ लेके चलूँगी और महीना 1.5 महीना में मैं इन दोनों को पढ़ करके 1 रीडिंग इनकी कंप्लीट करके अच्छे से इनकी तैयारी कर लूँगी। ये छोटे छोटे हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है। लक्ष्य हमारा है आईएएस बनना, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। और जो छोटे छोटे योजनाएं हम बनाते हैं तैयारी के दौरान, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो वो जो होती हैं वो हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। वो योजनाएं होती हैं, वो नियोजन नहीं होता। नियोजन का तात्पर्य दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना। आप आईएएस बनने के बाद आप अपना कार्य करते हैं, बनते हैं, जो भी करते हैं, ये आपके बड़े दूरगामी या दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य होता है, एम होता है। लेकिन उसके दौरान जो आप प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ये आपकी छोटी छोटी उद्देश्य, छोटी छोटी योजनाएं होती हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ने की योजना बनाते हैं कि चलो 3 महीने में मुझे सारी एनसीईआरटीज पढ़ लेनी है, हर विषय की मेजर जो बुक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनकी 3 महीने के अंदर मुझे एनसीईआरटी ख़त्म कर लेनी है। ये आप प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, योजनाएं हैं। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है आपका यूपीएससी निकालना। आपको ऑल ओवर सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। अब आप उसे कैसे भी करिए, वो आपकी मर्जी। आपको कहीं जाना है, आप आप लंबे रास्ते से जाइए, आप छोटे रास्ते से जाइए, आप कैसे भी जाइए, वो आपका चॉइस है। लेकिन पहुंचना आपको अपने डेस्टिनेशन पे ही है, ये आपकी चॉइस है। अब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं या उसके पहुंचने से पहले ही थक के, हार के वापस आ जाते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहली बात तो थकिएगा मत, हारिएगा मत। अगर आपने गोल बनाया है यूपीएससी का, आईएएस का, तो आप यहाँ तक पहुँचिए, तैयारी करिए, अच्छे से करिए। तो थक के हार के वापस मत आइए।
कछुए की चाल से चलिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, खरगोश ना बनिए, ठीक है। तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। लंबे रास्ते से जाइए, छोटे रास्ते से जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो जाइए, लेकिन कछुए की गति से आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। खरगोश बनेंगे तो रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये मेजर, ये कुछ खास नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया है कि आप जान लें कि अंतर क्या होता है, ठीक है। अगर आप आर्थिक नियोजन पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड्स जो हैं, टर्म्स जो हैं, इनका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, आप ये जान लें। ये जानने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो जो कि है हमारा आर्थिक नियोजन का क्लास, जिसकी डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई, ठीक है। इसमें मैंने ये टर्म्स आपको समझाया। यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे हमारे देश में, भारत में नियोजन को लेकर के क्या इतिहास रहा है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड जी। भारत में नियोजन का इतिहास समय समय पर हमारे देश में आर्थिक नियोजन को लेकर के क्या क्या प्लानिंग की गई, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, इनके इतिहास को हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे विश्वसरैया कमेटी, विश्वसरैया प्लानिंग योजना, जो भी आप कहें, ये सारी योजनाएं आई। बॉम्बे प्लान, राष्ट्रीय कांग्रेस योजना, ये सारी योजनाएं आई बीच बीच में। तो इन सब का क्या मोटिव रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या रोल रहा है, हमारे देश में आर्थिक नियोजन का क्या इतिहास रहा है, हम सबसे पहले यहाँ पर उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम देखें कि इतिहास में कौन कौन से प्लानिंग बनाए गए। जैसे कि अभी में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं, योजना आयोग को पढ़ते हैं, अब हम नीति आयोग को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि क्या क्या योजनाएं आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विश्वसरैया योजना, ठीक है। विश्वसरैया योजना सबसे पहले, सही लिखा है मैंने, विश्वसरैया रहेगा या विश्वसरैया? 1 सेकेंड, ओके ओके, या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि विश्वसरैया लिखने नहीं आता। विश्वसरैया, ठीक है, ये है, आई थिंक ये सही होगा जी। विश्वसरैया योजना, ये पहली ऐसी प्लानिंग थी, 1934 में बनी थी। कौन से सन में? 1934, 1934 में ये पहली योजना आई थी, विश्वसरैया योजना, जो कि वर्ष 1934 में आई थी। और ये जो योजना थी वो 10 वर्ष के लिए थी, ठीक है। 1934 में ये योजना 10 वर्ष के लिए बनाई गई थी, 10 वर्षीय योजना थी। आप सब पंचवर्षीय योजनाओं को जानते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो 5 वर्ष के लिए होती हैं, लेकिन ये पहली जो हमारी भारत की
इतिहास रही है नियोजन की, उसकी ये जो पहली योजना थी विश्वसरैया योजना, इसको प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया या फिर प्लांट इकोनॉमी इन इंडिया इस नाम से जाना जाता था। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस नाम से इसको संबोधित किया गया था उस समय इस योजना को, और ये 10 वर्षीय योजना थी, विश्वसरैया योजना। ठीक है, ये हमारे भारत की पहली आर्थिक नियोजन की ये योजना रही है, विश्वसरैया योजना। दूसरा जो था वो था फिक्की। ओके, ये पहला है, और दूसरा जो था विश्वसरैया योजना 10 वर्षीय थी, इसको प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऐसे टर्म से जाना गया था। दूसरा जो था वो था फिक्की। ओके, फिक्की योजना या फिक्की, कुछ भी आप इसे फिक्की बोलिए, ये था। और ये जो रहा है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, चैम्बर्स काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की, ये सी नहीं है, ये इसका ये ब्रैकेट है। मैं एक्चुअली इसी में कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैंने फिक्की के बाद मैंने आई के बाद सी को पढ़ा, तो मैंने कहा ये एक्स्ट्रा सी कहाँ से आ गया, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ये फिक्की मैंने हिंदी में जो लिखा है इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिखाया है। तो ये फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस जो योजना रही है फिक्की की, जो ये योजना बनाई गई थी, इसने राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। ठीक है, फिक्की ने राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी, राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी फिक्की ने। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है कांग्रेस योजना, राष्ट्रीय कांग्रेस योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। 1938 में आया था राष्ट्रीय कांग्रेस योजना, 1938 में। ठीक है, 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस योजना आया था, जिसमें एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन सी योजना? राष्ट्रीय कांग्रेस योजना, या फिर सिर्फ आप इसको 3rd नंबर पे लीजिए, 1 सेकेंड, 3rd नंबर पे कांग्रेस योजना
1938। ठीक है, ये जो योजना रही है इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया जिसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस योजना 1938 द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा चौथा योजना आता है, चौथी जो प्लानिंग आती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज बॉम्बे प्लान। ओके, और बॉम्बे प्लान जो योजना रही है, बॉम्बे प्लान योजना, इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे हमारे देश के, 8 पूंजीपति। ठीक है, 8 पूंजीपति, इसमें टाटा, बिरला, ये सारे लोग शामिल थे जिन्होंने मिल करके ये पूरी प्लान बनाई थी, जिसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जेडी बिरला, टाटा, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ के कैपिटलिस्ट रहे हैं, उस टाइम के पूंजीपति रहे हैं, ये सारे उसमें शामिल थे। और पूरा 8 लोग मिलकर के बॉम्बे प्लान इस कमीशन को बनाए थे। और उसके बाद ये जो योजना रही है वो 1944 से 1945 के बीच में ये रही थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान कि जो ये 8 पूंजीपतियों की 8 कैपिटलिस्ट जो हमारे इंडिया के रहे हैं, जिसमें आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर, फिर टाटा, बिरला, फिर लाला श्रीराम, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आपके एक एडी श्रॉफ, उसके बाद जॉन मथाई, ये सारे लोग मिल करके इन्होंने एक प्लान बनाई थी, बॉम्बे प्लान, जो कि 1945 और 1944 एंड 1945 के बीच में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये रही हमारी 4 योजनाएं। पहला हमने क्या बात किया था, विश्वेश्वरैया योजना। उसके बाद दूसरा हमने बात किया था फिक्की का। तीसरा कांग्रेस योजना। चौथा जो है बॉम्बे प्लान 1944 से 1945 के बीच रही है। और इसको बनाया है किसने मिल करके, हमारे इंडिया के 8 कैपिटलिस्ट, 8 पूंजीपति, जिसमें हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, टाटा, बिरला, जॉन मथाई, तो ये सारे लोग शामिल थे, और भी पूरे 8 लोग थे। तो ये सभी लोग उसमें शामिल थे। अगर आप लोग को पता है कि उन 8 का नाम, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो भी हो आप बताइए उनका नाम, 8 लोगों का, कि कौन कौन से लोग शामिल थे। कुछ का नाम मैंने बताया, कुछ का नाम आप बता दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो 5वां है, ठीक है, 1 सेकेंड, 5वां जो है, इसमें 5वां योजना, भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास में जो 5th नंबर पर प्लानिंग रही है इसके बाद की, वो है गांधीवादी योजना। ठीक है, गांधीवादी योजना, 1 सेकेंड, 5वें नंबर पे जो रही है वो ठीक है, गांधीयन प्लान, गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये है हमारी 5वें नंबर की योजना, जो कि इस योजना का मेन जो उद्देश्य था उस समय ये था कि कृषि क्षेत्र को, छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाए। ठीक है, कृषि क्षेत्र एंड लघु एवं
मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये इस योजना का उद्देश्य है। किस योजना का उद्देश्य है ये? गांधीयन प्लान का, गांधीवादी योजना का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस हो सरकार का वो कृषि क्षेत्र पर हो। आप सभी जानते हैं गांधी जी का एक कथन था कि जो असली भारत है वो गांव में बसता है। ठीक है, गांधी जी का ये कथन था कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, और वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ रहते थे कि जो शक्ति है, जो पावर है, जो अधिकार है वो एक जगह केंद्रित ना हो, वो छोटे छोटे स्तर पर, पंचायती स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत हो, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। और उनका ये था कि अगर किसानों का डेवलपमेंट होगा, किसानों का विकास होगा, छोटे लोग अगर बढ़ेंगे तो ही हमारे भारत की सही उन्नति हो पाएगी। तो गांधीवादी जो योजना रही है, 5वीं योजना हमारी, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, इसी के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिपेंड था कि कृषि क्षेत्र को, लघु और मध्यम उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाए। ठीक है, कुटीर उद्योग यानी कि जो हस्त कला थी उस टाइम की, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, हैंडमेड जो थिंग्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे हैंडमेड जो थे, उनको बढ़ाया जाए। छोटे छोटे जो लोग अपने घरों में हाथों से टोकरियाँ बनाते थे, हाथों से कपड़े बुनते थे, कपड़े सिलते थे, जो भी करते थे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका विकास हो, कुटीर उद्योगों का विकास हो, छोटे उद्योगों का विकास हो, किसानों की स्थिति सही हो, कृषि क्षेत्र का विकास हो, ये गांधीवादी प्लान का ये एक पूरा कॉन्सेप्ट रहा था। ठीक है, इसके बाद 1944 के टाइम में ही एक और योजना जो चल रही थी, जन योजना। ठीक है, जन योजना। ओके, 1 सेकेंड। 6 नंबर की जो हमारी योजना रही थी हमारे आर्थिक नियोजन के इतिहास में, 6वीं जो थी वो थी जन योजना। जो कि 1944 के टाइम में ही कंटिन्यू थी, चल रही थी। ओके, और इस योजना के अंतर्गत भी छोटे और उद्योगों की बात तो की ही जा रही थी, इसके साथ ही साथ ये था कि औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि के साथ साथ उद्योग में क्या, भारी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रीज की विकास हो, ऐसी बात की जा रही थी जन योजना 1994 के टाइम में। कि यहाँ पर बात की जा रही थी कि कृषि तो मान लीजिए है ही, कृषि का आप जानते हैं कि आज़ादी के समय में हमारे देश की इकोनॉमी में कृषि का जो योगदान था वो सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा पार्ट जो था वो भाग कृषि का था हमारी अर्थव्यवस्था में। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया कि अब औद्योगिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, औद्योगिक विकास हो। ऐसी बात जन योजना के अंतर्गत, यानी पीपल्स प्लान, द प्लान ऑफ द पीपल्स, प्लान ऑफ द पीपल्स, पीपल्स प्लान, जन योजना 1944 के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सरकार या हमारा जो समाज है वो कृषि के साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी विकसित करे, डेवलप करे। और इन द लास्ट एक योजना है यहाँ पर इतिहास में हमारे, वो योजना है सर्वोदय योजना। सर्वोदय, सबका उदय, सबका साथ सबका विकास, यही मोदी सरकार का भी है स्लोगन। तो ये योजना है सर्वोदय योजना। – 1945 के टाइम में ये योजना कार्यरत थी। सर्वोदय योजना 1945 के टाइम पर ये थी कार्यरत, सर्वोदय योजना।
ठीक है। और इस योजना को जो आगे बढ़ाया था, इसे बढ़ाया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, 1945 नहीं, ये 1950 की योजना रही है। ठीक है, और इसे आगे बढ़ाया था जयप्रकाश नारायण जी ने। आप सभी ने हिस्ट्री में इनका नाम जरूर पढ़ा होगा, अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो। जयप्रकाश नारायण, 1950 का टाइम था ये, जिस टाइम सर्वोदय योजना को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और इन्होंने भी जो इस योजना में कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने विकास के स्तर को बताया कि कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो, कृषि क्षेत्र का विकास हो, कुटीर उद्योगों का विकास हो, लघु उद्योगों का विकास हो। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? इसमें इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ये कि एक तो है हमारी कृषि, ओके, देन कृषि आधारित उद्योग, इट मीन्स कि लघु एवं कुटीर उद्योग, उद्योगों का विकास। ठीक है, ये इस योजना की पूरी कॉन्सेप्ट रही थी उस टाइम में, 1950 के टाइम पे, 1950 के टाइम पे। इसी के बाद से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का प्लान आ गया था इन्हीं सब के बाद ही। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसके भी स्टार्ट होने की, समय आ रही है, और आप लोग के पढ़ने की भी समय आ रही है पंचवर्षीय योजनाओं को। तो ये सर्वोदय योजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, वर्ष 1950 में। ठीक है, और इस योजना का भी जो लक्ष्य रहा था वो ये था कि जो विकास का स्तर हो, आप सब जानते हैं वर्ष 1950 का समय है, देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, देश को आज़ाद हुए 3 साल हो गए। वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ था, अब वर्ष 1950 हो गया है, देश को आज़ाद हुए 3 साल हो गए। देश की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बंटवारे का माहौल है, लोग आवाजाही चल रही है, संविधान हमारा लागू हो चुका है, तो ऐसा सिचुएशन देश में बना हुआ है। तो ऐसे टाइम में आप सब जानते हैं कि देश की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और लोगों में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा कम था। आपको मैंने पढ़ाया था राष्ट्रीय आय, तो आपको मैंने बताया था कि आज़ादी के टाइम पे इस एज में, इस टाइम में हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितना कम था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम था हमारे यहाँ पे इस समय में। तो यही सब पूरा कॉन्सेप्ट रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि छोटे स्तर पर, क्योंकि जो जमींदार थे और जो कुछ प्रोविंस थे, जैसे कि राजा महाराजाओं वाला कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे यहाँ पर था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो और उसके बाद जो पूंजीपति वर्ग था, जैसा कि मैंने बताया कि पिछला जो बॉम्बे प्लान था उसमें 8 पूंजीपति थे। तो ये सब चीज़ों को अगर छोड़ दे तो हमारे यहाँ गरीबों की, कृषक जो जनसंख्या थी, ये ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा थे, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी, जो उनकी हालत बहुत ही खस्ता थी। तो ऐसे में जो जयप्रकाश नारायण जी का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, भारी उद्योगों की अपेक्षाकृत ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, लघु उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हर कोई अपने ढंग से समुचित विकास कर सके, खुद को समाज के साथ आगे लेकर चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं हमारे देश में, और जिसका खामियाजा हम आगे तक भुगतते चले गए। अब तो देश में हर चीज़ें पॉलिटिक्स की होके रह गई हैं। तो खैर, ये तो रही राजनीति की बात। आगे बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि हमारा भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित है। तो एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं एक बार फिर से कि हमने भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास के संबंध में कितनी योजनाओं की बात की। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी किसकी?
विश्वेश्वरैया योजना की जिसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने जिस प्लानिंग की जिस योजना की बात की थी वो कौन सा था? फिक्की। तीसरा जिस योजना की हमने बात की थी वो था कांग्रेस योजना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, अभी से ये हाल है, मई जून अभी बाकी है। कांग्रेस योजना, ठीक है। चौथा जो हमारा योजना रहा था वो कौन सा था? विश्वेश्वरैया योजना, फिक्की, बॉम्बे प्लान। जी, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ओके। ये रहा हमारा चौथा। पांचवा था हमारा गांधीवादी योजना। बॉम्बे प्लान जो था आप सबको मैंने बताया कि ये 1944 टू 1945 के बीच की ये प्लानिंग रही है। कांग्रेस योजना मैंने आप लोग को बताया कि 1938 का टाइम रहा है, ओके। उसके बाद गांधीवादी योजना जो था वो भी इसी टाइम का है, 1944 के टाइम का रहा है, ठीक है। इसके बाद छठा जो था वो हमारा जन योजना था, पीपल्स प्लान, द प्लान ऑफ द पीपल। जन योजना ये भी हमारा इसी टाइम का रहा है, 1944 टू 45 के टाइम का रहा है। इसी के बीच का ये कार्यरत योजना रहा है। देन हमारा लास्ट सातवां जो था वो था सर्वोदय योजना। चूँकि आज़ादी का समय था उस टाइम बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं थी, अव्यवस्था थी और बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का विरोध का माहौल, बहुत ही कंडीशन ख़राब था, ऐसे माहौल थे। तो ऐसे में क्या प्लानिंग्स बनती हैं, क्या एग्जीक्यूशन होता है, क्या उनका रिजल्ट होता है, ये चीज़ें समय के अनुकूल भी नहीं थी और ना ही मतलब कहा जा सकता है कि ये चीज़ें उतने बेहतर ढंग से हो ही सकी होंगी। तो ये तो खैर एक प्रयास रहा है ये सारी प्लानिंग्स की। अब तक देश आज़ाद हो चुका है, आप सब जानते हैं 1950 का समय आ गया है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने आगे, हमारा जो मेन टॉपिक है इस पूरे क्लास का मेन सेक्शन जो है, जो मेन सेगमेंट है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ तक जो हमारा बेसिक चीज़ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन था, वो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को लगे कि ये तो अननेसेसरी है, लेकिन अननेसेसरी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ते ना तो मैं इन एक एक योजनाओं का डिटेल आपको देती। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कहीं से भी। अगर हमारे सिलेबस में आर्थिक नियोजन का चैप्टर है तो अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है, कोई ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछने नहीं आएंगे सब लोग कि यूपीएससी वाले कि आप क्या पढ़े हैं बताइए, वहीं से प्रश्न उठा के पूछे नहीं। सिलेबस में है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं तो इनके नाम ही याद रखिए ना, ये सातों नाम आप याद रखिए। विश्वेश्वरैया योजना, फिक्की क्या है आपको ये तो पता चले, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये रहा आपका फिक्की। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस योजना, बॉम्बे प्लान में 8 पूंजीपति शामिल थे जिनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, ये सारी योजनाएं रही हैं हमारे देश में, आर्थिक नियोजन के कुछ प्रयास रहे हैं हमारे देश की सरकार का। तो इन्हें आप अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, जैसा मन करे वैसे रखिए। तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन सेगमेंट की ओर, मेन क्लास की ओर।
तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक नियोजन। ओके, बढ़ते हैं इसकी ओर। तो जी, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जा सके। प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का संगठित आर्थिक प्रयास है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि संसाधनों का विकास के आधार पर, प्राथमिकताओं के आधार पर उनका प्रयोग हो। वो संसाधन चाहे प्राकृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानवीय हो। आप सब जानते हैं हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन की खास बात यह है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर युवा वर्ग ज़्यादा है, यानी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। मानव संसाधन हमारे यहाँ प्लस पॉइंट में रहती है। हमारे यहाँ पर उसका बहुत ही बेनिफिट है कि हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा है। कार्यशील कुशल जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। अब वो कुशल बने ना बने वो तो उनके ऊपर है, वो क्या करते हैं, बट है तो है, उन्हें तो नकारा नहीं जा सकता ना। तो ये है कि आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की, यानी अर्थव्यवस्था का भी विकास हो, लोगों का भी विकास हो, किसी को कोई घाटा न हो। ठीक है, ये है इसका लक्ष्य। उसके लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। ये है आर्थिक नियोजन का डेफिनेशन। एक डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया, एक डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो 2 डेफिनेशन हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका है, भारत में नियोजन को समवर्ती सूची यानी कि 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 सूचियां होती हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो नियोजन जो है, आर्थिक नियोजन का जो टॉपिक है वो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का डिफरेंस क्या है, हालांकि इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप जान लीजिए कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी तरीके से राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, वो विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ऐसे विषय केंद्र सूची के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका दोनों का नियंत्रण होता है, जिन पर दोनों का नियंत्रण होता है, यानी आर्थिक नियोजन जो विषय है इस पर राज्य सरकार भी निर्णय ले सकती है, कार्य कर सकती है, केंद्र सरकार भी कार्य कर सकती है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हुआ तो वहां पर केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है, राज्य सरकार को नहीं। ठीक है, तो ये रहा समवर्ती सूची की बात। और हमारा आर्थिक नियोजन सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है, दोनों के पक्ष में है, और ये समवर्ती सूची में शामिल है, जो कि कहाँ पर है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर इसके अंतर्गत। तो अब हम जानेंगे कि आर्थिक नियोजन, इसका उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन इसका टारगेट क्या है, इसको अगर हम देखें तो आप यहाँ देखिए, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। ये हमने इसकी डेफिनेशन में ही समझा, तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आई होप। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, वितरण भी उचित ढंग से हो, यानी कि खाई ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाए, किसी को बहुत कम मिले, वो गैप ना हो। एक तार्किक, एक सुनियोजित वितरण भी हो, दोहन भी हो, हर चीज़ हो, ये इसका उद्देश्य है कि इस प्रकार से ये कार्य हो। ठीक है, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है,
ये तीसरा पॉइंट देखिए दूसरे और पहले पॉइंट से कितना रिलेट करता है। कैसे? देखिए, अगर संसाधनों का उचित दोहन होगा, उचित वितरण होगा, तो जाहिर सी बात है हर वर्ग को समान चीज़ें प्राप्त होंगी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप। ठीक है, तो उनमें क्या है कि बेरोजगारी, और अगर सभी को जॉब मिलती हैं तो बेरोजगारी नहीं रहेंगी, सभी के पास खाने को होता है तो निर्धनता, गरीबी, पैसे आएंगे तो गरीबी भी नहीं रहेगी, भूखमरी भी नहीं रहेगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का। ठीक है, तो पहला, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, उनका उचित दोहन करना। दूसरा, तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो निर्धनता एवं बेरोजगारी जैसी चीज़ों का भी यहाँ पर सॉल्व होता ही है। देन, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। यहाँ पर यह है कि ऐसा ना हो कि विकास उद्योगों का इतना हो जाए कि कृषि पिछड़ जाए, जैसा कि हुआ है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। कृषि क्षेत्र कहाँ, हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की भूमि है, उपजाऊ भूमि है, आप देखिए बिहार साइड की भूमि, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है, ये सब ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। लेकिन पंजाब की ज़मीन आप देखिए कितनी खेती होती है पंजाब में, जबकि अगर आप सही मायने में देखें तो जो बिहार है, यूपी है, यहाँ की जो कृषि की भूमियाँ हैं ना, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन बात होती है कार्यकुशल जनसंख्या की, कार्यकुशल आबादी की। आबादी कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हर चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उसका एक माइनस पॉइंट है हमारे यहाँ। बट यहाँ पर यह है कि कृषि और उद्योगों का समन्वित विकास हो, दोनों को साथ साथ लेके चले, उनके एक दूसरे के ऊपर दोनों बेस्ड हो, उत्पादन हो, प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में कन्वर्ट करना, दोनों का कोरिलेशन हो, समन्वय हो, ऐसा इसका उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का। कि इस प्रकार से पूरी प्लानिंग की जाए कि हर चीज़ें एक दूसरे में समन्वित हो, कोरिलेट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो, परस्पर निर्भरता हो। ठीक है, तो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सामाजिक न्याय व विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, आप चारों पॉइंट को देखिए, दोहन सही हो, उपयोग सुनिश्चित हो, वितरण सुनिश्चित हो, बेरोजगारी और निर्धनता न हो, कृषि और उद्योगों का समन्वय हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें होती हैं तो सामाजिक न्याय और विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भी इसका उद्देश्य है। सामाजिक न्याय होगा, अगर सभी के बीच समान वितरण होगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक न्याय की भावना तो रहेगी ही। तो इसको भी ध्यान में रखना आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है। देखिए, योजना हम किसी एक चीज़ को लेकर बनाते हैं। ठीक है, नियोजन के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल होती हैं। जो मैंने आपको टर्म में अंतर बताया था, वहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जो योजनाएं हैं वो एक छोटी सी चीज़ को लेके होती हैं। हमें कृषि क्षेत्र का विकास करना है, हमें उद्योग का विकास करना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, इतने की ही योजनाएं बनती हैं। लेकिन जो नियोजन है वो सभी चीज़ों को लेकर के हैं, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, इसीलिए नियोजन जो है वो काफ़ी विस्तृत है, दीर्घकालिक है, एक प्रकार से वो एक दूरगामी लक्ष्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण। ये भी इसका एक उद्देश्य है। आप सब जानते हैं हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, हमारे लोग आत्मनिर्भर बने, उन्हें डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी पे, लोग खुद पे आत्मनिर्भर रहे। तो ऐसा करके कि आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है। तो आधुनिकीकरण आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा विकास होगा आज के समय में उतना ही ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। तो इसीलिए आवश्यकता इसकी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए हर चीज़ों का, और आत्मनिर्भर बनाया जाए लोगों को। ये भी आर्थिक नियोजन के तहत सरकार का एक लक्ष्य होता है लोगों को लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल। समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या कुछ भी आप कहिए, सतत विकास, या फिर आप कहिए मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज़, कुछ भी आप कहिए। आर्थिक विकास सिर्फ एक क्षेत्र को हुआ कि मुझे सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास करना है, मुझे राजनीति के क्षेत्र में विकास करना है, यही नहीं है। यहाँ पर समावेशी विकास, हर चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। नियोजन अगर आप कर रहे हैं, एक ऑल ओवर आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक क्रिएशन कर रहे हैं, तो आपको
मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को रख करके ही कोई प्लान को बिल्ड करना है, ऐसा उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, इसका ये पूरा उद्देश्य है। तो इसको हमने एक एक करके देखा। तो ये रही पूरी इसकी उद्देश्य या इसकी एक प्लानिंग है आर्थिक नियोजन की। ठीक है, देखिए अभी हमने कहा ना नियोजन और उद्देश्य में अंतर, तो यही अंतर है कि नियोजन को लेकर के ऐसे उद्देश्य बनाए गए हैं कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, ये सारे उद्देश्य हैं नियोजन को लेकर के। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या है पॉइंट हमारा? आर्थिक नियोजन के सफलता के लिए आवश्यक तत्व। ओके, अब हमने बात कर ली आर्थिक नियोजन की भी, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं उसकी भी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि उसकी सफलता को लेकर के ऐसे कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं, या फिर क्या तत्व हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आर्थिक नियोजन की सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सकेगा। पहला पॉइंट है राजनीतिक स्थायित्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति। आपने अगर कोई प्लानिंग की है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने अगर प्लानिंग की है कि मुझे 1 महीने में पॉलिटी ख़त्म करना है, इकोनॉमी ख़त्म करना है, आपने प्लान तो बना लिया, बड़ा अच्छा खासा स्ट्रेटजी बना लिया आपने, लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, एग्जीक्यूशन आपका सॉलिड नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से समाज के अंतर्गत देश को लेकर के कोई एक प्लान बनाया जाता है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो, बस कह दिया जाए, बस टीवी पे बैठा कैमरे के सामने सरकार ने मुंह खोल दिया, बोल दिया, और उसे करे ना, दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो, तो वो कार्य कैसे होगा? राजनीतिक स्थिरता अगर ना हो, मान लीजिए कि देश के अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा राजनीतिक बवाल चल रहे हैं, कहीं दंगे फसाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पीस नहीं है, तो ऐसे में कौन सी योजना है जो कि सफल होंगी? तो इसीलिए आवश्यक ये भी है कि राजनीतिक स्थायित्व हो, स्टेबिलिटी हो, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यानी कि आपकी जो इच्छा शक्ति हो वो कंक्रीट हो, ठोस हो, मजबूत हो। ठीक है, मजबूत विनियामक एवं नियंत्रण संस्थाएं। हर एक प्लानिंग अलग अलग होती हैं, हर एक प्लानिंग के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण होता है। जब आप देश के स्तर पर आप बात करते हैं, आप अपने पर्सनल निजी ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन जब आप पूरे एक कंट्री के तौर पर देखिए तो बहुत सारे कार्य होते हैं, और हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग मिनिस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, कृषि मंत्रालय अलग होता है, महिला का अलग होता है, बाल विकास अलग है, मतलब हर टाइप की अगर मंत्रालय अलग हैं यानी संस्थाएं अलग हैं, तो कुशल मजबूत विनियामक एवं नियंत्रण संस्थाएं, यानी कि वो जो संस्थाएं हैं जिस पर्पस को लेकर आपने प्लानिंग किया है, उस पर्पस से रिलेटेड जो भी आपकी संस्था है, फैकल्टी है, या जो भी आपका तंत्र है, जो भी आप उसको बोलिए, वो मजबूत हो, रेगुलेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो योजना है वो सुचारू रूप से सुगमता से कार्य करेंगी। ठीक है, भ्रष्टता ना हो, वो ठोस हो, मजबूत हो, उनमें कार्य करने की कुशलता हो, ऐसी संस्थाएं होंगी, विनियामक होंगी, नियंत्रण होंगी। तो ऐसी संस्थाएं आपकी प्लानिंग को लेकर के बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी और अच्छे ढंग से उन प्लान्स का रेगुलेशन हो पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कुशल मानव संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, अगर हमारे यहाँ का, जैसे हमने कहा कि हमारे देश में मानव संसाधन की बहुत अधिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी जो है ये यूथ की आबादी है, युवा आबादी है, कार्य करने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जो जनसंख्या है ये कुशल है कि नहीं? आबादी कहने को तो बहुत है, हमारे यहाँ की यूथ बहुत है, कार्यशील जनसंख्या बहुत है, वो कितनी कार्यशील है ये भी तो मायने रखता है। लेकिन अगर हमारे मानव संसाधन जो हैं, जो यूथ हैं हमारे यहाँ के, जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, वो कुशल होंगे, कार्यशील होंगे, दक्ष होंगे, तो उससे इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। प्रशासनिक तंत्र जो है, जो हमारे यहाँ के प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जो भी है, अगर ये कुशल होंगे, अच्छे होंगे, भ्रष्ट नहीं होंगे, ईमानदार होंगे, तो इससे क्या होगा कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन है
और उनका जो रेगुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और ये कहीं ना कहीं उनको कारगर और सफल बनाने में एक प्लस पॉइंट बनेंगी। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता, ठीक है, जो पार्टनरशिप हो। सिर्फ आप कहिए कि सरकार ही हर चीज़ करे तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला हमारा देश है। ऐसे में अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार ही हर चीज़ करे तो ये कहाँ तक सही है। ठीक है, और अगर आप ये कहें कि प्राइवेट संस्थाएं ही हर चीज़ करे तो ये भी सही नहीं है। ये तो हो गया ना कि मतलब सब अपना अपना कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, एक नियंत्रण भी होना चाहिए और एक पार्टनरशिप, एक सहभागिता भी होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो सरकार भी करे, निजी क्षेत्र भी करे, दोनों समान रूप से समन्वित होकर के सह अस्तित्व के साथ अगर कार्य करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे देश का, हमारे आधारभूत ढांचे का डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है, समावेशी विकास होता है, और इसके जो सफल होने की चांसेस हैं इसमें भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग, ठीक है, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग, इसको अगर हम देखें तो अगर आप देखिए भारत का, आप सब जानते हैं कि मोस्टली हर देश के साथ बहुत अच्छा संबंध है, कुछ एक को छोड़ दें तो पाकिस्तान को, चाइना को, इन सब को अगर टर्की को, इन लोगों को अगर आप साइड करते हैं तो भारत के मोस्टली सभी देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध है, राजनीतिक संबंध हैं, तो काफ़ी सारे हैं, किसी के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। तो इनके आधार पर आप देखिए तो भारत का इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो ऑल ओवर तो बेटर है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि हमारे देश में हर चीज़ों के विकास में, सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं, विकसित डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका सहयोग अच्छे से मिलता है, जिससे कि हमारे देश के अंतर्गत विकास के कार्यों को अच्छे से, सुगमता से आगे बढ़ाया जा सके। वो किसी भी क्षेत्र में, आप डिफेंस के सेक्टर में देखिए, ठीक है, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखिए, तो बुलेट ट्रेन को लाने में जापान का सहयोग, मेट्रो ट्रेन को लाने में, हर चीज़ में आप देखिए तो कहीं ना कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं, जो कम्युनिकेशन का जो उनका सिस्टम है वो अच्छा है, तंत्र बढ़िया है, तो ये हमें एक बेहतर बना रही है कि हमारी जो ऑल ओवर एक प्लानिंग है सतत विकास की, लक्ष्य की, इसको गेन करने में, इनको पाने में, समाज को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने में, मॉडर्न करने में हमारे देश को ये चीज़ें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ठीक है, मजबूत केंद्रीय संस्था, सेंटर का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर सेंटर मजबूत ना हो तो कभी भी देश में अस्थायित्व नहीं हो सकता है, स्थिरता नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान को एज एन एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं किस क्या हाल हुआ है अफगानिस्तान का इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हालांकि आप सब जानते हैं हमारा सेंटर बहुत मजबूत है, तो ये सही है। तो मजबूत केंद्रीय संस्था, ये सब चीज़ें हैं अपनी, ये भी एक तरीके की प्लस पॉइंट होती हैं किसी भी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी योजना को देश के अंतर्गत। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं सफल हुई हैं, बहुत सारी प्लानिंग ऐसी रही हैं कि जो सरकार ने की हैं, उनको पूरा भी किया है ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्यों को, और आगे कर भी रही है। काम ही यही है, इसीलिए तो लाए हैं। विकास के लिए अनुकूल वातावरण इत्यादि। वातावरण, आपने ये सारे पॉइंट्स देखे तो ये सारी चीज़ें वही हैं। एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, ऑल ओवर एटमॉस्फेयर बेहतर होगा तभी जा कर के ये चीज़ें सफल होंगी। लोग सही से काम करें, अगर सरकार कोई योजना लाती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करें, उस पर अपना जताएं कि नहीं हाँ ठीक है, उस पर अपना उसको क्या बोलते हैं ना कि आप भी उसमें लगिए, एक बार आप भी इच्छुक रहिए। हाँ, इच्छुक, आप भी इच्छुक रहिए कि कोई योजना सरकार लेके आई है तो आप भी अपना जताइए कि नहीं हाँ ठीक है, देखिए क्या प्लानिंग है, उसमें इंटरेस्ट लाइए अपना, आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका भी सहयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ कुशल प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए समाज के अंतर्गत, तभी जा करके आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें सफल हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही कि वातावरण जो हो वो अनुकूल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो योजना आयोग, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगी लंबी,
कहिए तो इसको नेक्स्ट क्लास में बता दें, नहीं तो कहिए इसी में कंप्लीट करा दें, जैसा आप लोग की इच्छा। आई थिंक क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो योजना आयोग से हमें दूसरा क्लास ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी क्लासेस लंबी ही जाएंगी, या जो आप कहिए। तो आई थिंक हमें यहाँ पर क्लास को एंड कर देना चाहिए, दूसरी क्लास हम आगे का कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ताकि आपको भी ज़्यादा मतलब न लगे कि हाँ क्लास बहुत लंबी है। हर किसी का अपना एक क्षमता होता है कोई चीज़ ग्रहण करने का, तो सही है हम इस क्लास को यहाँ से दूसरे क्लास में लेंगे, ठीक है। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। योजना आयोग से हम दूसरे क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।